हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे है सब। चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते। तो आज है 22 नवंबर। चलिए छोड़ो। अडानी जी को काफी ज्यादा अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी। देखते क्या होता है। ब्राइब के चार्जेस लगाए इन पर। चलिए, इन्होंने ब्राइब के चार्जेस लगाए इंडियन ऑफिशियल्स पर। महाराष्ट्र टर्नआउट 66%, राइज ऑफ 5% फ्रॉम 2019। सबसे हाईएस्ट मेरे हिसाब से टर्नआउट हुआ है वोटिंग का। पीएमआरडीए बैन्स कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजिंग मोबाइल ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। टर्न अंडर बॉम्ब्स ऑफ। चलिए चलिए, हम सीधा इस पर ही आते हैं। एक्सप्लेंड या फिर एक्सप्लेंड में तो इनका ही है पूरा। व्हाट इज ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च एट ब्राजील G20। ये देखना पड़ेगा। अमॉन्ग ऑफिशियल्स ऑफ एफबीआई एंड सेक्रेटरी सेवरल इंडियन अमेरिकन को भी है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। फर्स्ट द पीपल मस्ट केयर, स्टेट मस्ट इंश्योर ईज ऑफ ब्रीथिंग। एयर इंडियंस ब्रीथ बिकम्स मोर टॉक्सिक एवरी विंटर इज द मेन कल्प्रिट, पब्लिक अपैथी और गवर्नमेंट इनएक्शन। देख सकते हैं हम, ये भी है, ये एक आर्टिकल देख सकते हैं। क्रिकेट साउंड, क्रिकेट नॉट इंटरेस्टेड। बोथ इंडियन ऑस्ट्रेलिया ट्रस्ट द फार्मर्स ऑन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट नीड्स न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशन। चलो देख लेते हैं ये क्या, कौन है। चेयरमैन है भारत कृषक समाज। देख सकते हैं ये फार्मर्स के रिगार्डिंग। हिडन इन स्मॉक, थोड़ा बहुत आइडिया लगेंगे। छोटे छोटे आर्टिकल्स रहेंगे तो हम फटाक से देख के खत्म कर देंगे। अडानी जी को थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। लर्नर फास्टर फेयर, इंडक्टिंग एक्सपीरियंस आउटसाइडर्स कुड बी अ स्टेप टुवर्ड्स अ मोर रिस्पॉन्सिव जस्टिस सिस्टम। इसके बारे में बात कर रही है। बाद में देखेंगे। देयर आर सम थिंग्स दैट वी वैल्यू एज अ पब्लिक गुड दैट द मार्केट्स कांट डिलीवर, लाइक क्लीन एयर। सही बात है। In the 1960 magistrate Delhi balanced judicial revenue and law and order functions and still disposed of 60 warrant cases each month. The only thing which worked was the intense scrutiny that the disposal was subjected to by the single district magistrate Delhi who read out of individual performance। किसके बारे में रिगार्डिंग क्या है ये? मेरे सबसे जुडिशियरी रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग बोला गया है इनको। चलिए फिर देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा यही देखते हैं। पॉल्यूशन के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है और अभी बोला जा रहा है कि 909, मतलब 999 के ऊपर गया है एक ही वाई। अभी हम बोल रहे थे ना सीवियर प्लस है, 500 प्लस गया तो ये बोल रहे 900, 999 प्लस गया है सीधा। और भी वर्सन हो गया ये, मतलब आप बाहर ही नहीं निकल सकते। बाहर निकले तो आपने फिर 500 600 सिगरेट फूक लिया समझो। Hidden in smog, capital's air pollution is taking a toll on children and women in ways that go beyond its dreadful health cost. In the pall of smog that has the capital in a chokehold, a less acknowledged but no less debilitating pollutant is disparity. It manifests itself in the helplessness of those whose lives and livelihoods are imperiled by the spiraling air quality index that has breached the World Health Organization's permissible limit by staggering margins than many times over in recent days. As home and work fold into each other again, the exclusionary premise of online education and deja vu of disparate, ये क्या है? डिस्परेट लर्निंग, डिस्टेंट लर्निंग रहेगा। डिस्परेट लर्निंग क्या था? डिस्पराट, डिस्परेट अलग है। सिंसियरली डिफरेंट एंड नॉट एबल टू बी कंपेयर्ड। अच्छा ठीक है, कंपेयर नहीं किया जा सकता। लर्निंग दैट हैड आल्सो बीन द आउटकम ऑफ द पेंडेमिक हैव रिटर्न टू हॉन्ट। अभी देखो ये पूरा इसमें क्या बोला गया है इन्होंने, कि एक तो है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये ब्रिज पूरी तरह से किया है WHO की जो भी परमिसिबल लिमिट थी। तो वो मार्जिन को भी खत्म कर दिया, वो कब का खत्म कर दिया है। और इसका असर जो है वो लाइव्स और लाइवलीहुड जो है उधर के लोग, स्पेशली बच्चे और जो महिला है उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है अभी, वर्क फ्रॉम होम का भी फिर से दौर चालू हो गया जैसे हमें हॉन्ट कर रहा था पेंडेमिक में। तो वो बात है। The many restrictions mandated or suggested by the Graded Response Action Plan for include discontinuation of physical lessons for primary school children and for those in middle senior school, as well as work from home option for half the strength of public and municipal private offices. In the last decade, air pollution in India has been consistently above WHO's recommended levels. What this has progressively resulted in is an unevenness in learning outcomes, skewed as always against those that are disadvantaged. While the shift to online education promises a continuity, availing it is dependent on the availability of necessary infrastructure, devices, seamless internet connection, and an environment conducive to learning for those with more than one child. And on the lower end in the spectrum, this could mean prioritizing the education of one child at the cost of others. The COVID-19 had seen one of the world's longest school closures in India. As a 2022 report
published after the pandemic show that it had resulted in learning loss and higher dropout rates, especially among older children due to constrained family budgets. There are other perils to a constant exposure to an online environment, especially for those without the necessary umbrella of parental or adult supervision. Cyberbullying, vulnerability to age, inappropriate sexual content, and digital addiction. The collapse of structure also affect women, irrespective of their economic status. The upending of an already fragile care infrastructure means they have to bear a disproportionate burden. Reports suggest that the work from home option is mostly availed by women, given that the onus of managing home, a never ending, invisible mental load, lies almost always with them. Fight for cleaner must factor everybody in. मोटे मोटे तौर पर तो इन्होंने पूरा ये कॉन्सिक्वेंसेस बताया कि चिल्ड्रन का असर क्या होता है अगर हम ऑनलाइन कर देते हो, और उसका जो बाहर है, अभी देखो जिसके दो दो बच्चे हैं, जो ओल्डर बच्चा है तो वो क्या करता है, फिर स्टडीज छोड़ देता है, क्योंकि छोटे बच्चे का जो एजुकेशन है वो हैम्पर होते रहता है, क्योंकि कॉस्टिंग भी इतनी बढ़ गई है एजुकेशन की फील्ड में। तो वो कवर करने के लिए फिर बड़े बच्चे को पूरा काम करना पड़ता है, तो बड़ा बच्चा पूरा ये छोड़ ही देता है, फिर एजुकेशन का कंटेक्स्ट ही छोड़ देता है। और इवन जो वुमेन का स्टेटस है इसमें इसमें भी अफेक्ट होता है, क्योंकि सबसे डेंजर लोड तो इनके ऊपर आता है, क्योंकि इनको मैनेज करना पड़ता है घर भी और काम भी, तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए वर्क फ्रॉम होम भी ज्यादातर तो सजेस्ट करते हैं, पर वो भी एक मेंटल लोड ही रहता है उनके लिए। ठीक है, ये सब तो मोटे मोटे तौर पर तो हमें पता ही था। फार्मर हम देखेंगे, पहले हम अभी एयर पोल्यूशन के जोन में गए, तो अभी एयर पोल्यूशन ही खत्म करते हैं। अब ये थोड़ा सा ये देखते हैं कि दोनों साइड में क्या बोला है। ये मेन कल्प्रिट पब्लिक का इग्नोरेंस है या फिर गवर्नमेंट का इनएक्शन है। फर्स्ट द पीपल मस्ट केयर, स्टेट मस्ट इंश्योर इज एवरीथिंग। अब ये बोल रहे कि पहले पीपल ने करना चाहिए, ये बोल रहे कि भाई स्टेट ने करना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों ने करना चाहिए, ऐसा कोई किसी का भी एक का नहीं कि भाई आप नहीं करना चाहिए या हम नहीं करना चाहिए, दोनों की जिम्मेदारी होती है। ये आंसर हो गया हमारा किसके लिए, पोल्यूशन के ऊपर। फर्स्ट द पीपल मस्ट केयर, इंडियंस सीम टू बिलीव दैट पब्लिक हेल्थ इज अ पर्सनल मैटर अनरिलेटेड टू पॉलिटिकल एजेंडास, पॉलिसीज और कमिटमेंट्स। देखते हैं। Tell this second gasping, the seasonal or smog haze or whatever we call it has enveloped the city more viciously than air. Many parts of the city have reported an air quality index reading of more than 500 micrograms per cubic meter, more than 30 times the World Health Organization's permissible limit. 30 गुना ज्यादा है, WHO का जो परमिसिबल लिमिट है उससे 30 गुना ज्यादा है ये, 15 micrograms per limit for 24 hours. The capital of the republic is suffocating in its own air. Among the 30 million citizens who live in Delhi, the air pollution appears to have caused only minimal concern. The wafer thin section of the city's privileged upper and upper middle class have a false sense of security and comfort with their air purifiers and masks, while the majority of the underprivileged have no voice and no existential meaning for the rest of the country. Their concern for daily earnings far outweighs worries about the ability of their lungs to deal with toxic air. If I fail to understand what kind of business interest, religiosity, or nationalism stops citizens from questioning their elected governments for this unbelievably mephitic air. देखो इन्होंने क्या बोला इसमें। पहली बात इन्होंने डिस्कस की कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ही डेंजर हो गया है, 500 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, 30 गुना ज्यादा है। फिर जो 30 करोड़ जो लोग, 30 भी नहीं, 3 करोड़ जो लोग रहते हैं सिटीजन्स दिल्ली में, तो अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत मिनिमल कंसर्न, क्योंकि जो सिटी के जो प्रिविलेज क्लास है जिसके अपर या फिर अपर मिडिल क्लास, तो उनके पास एक फॉल्स सेंस है कि भाई हमारे पास अभी मास्क है, प्यूरीफायर है, घर में एयर प्यूरीफायर है, तो उसकी वजह से हमें कुछ नहीं होने वाला। पर जो मेजोरिटी है अंडर प्रिविलेज, तो उनका कोई वॉइस ही नहीं है। मतलब अभी जो मैटर चल रहा है तो उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाने चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट है वो कुछ कर क्यों नहीं रही। तो वही है। Air pollution in Delhi is part of larger problem that the government needs to deal with urgently. As per the IQ Air website, which is supposedly the world's largest free real-time air quality monitoring webpage, there are 84 Indian cities among the 100 most air polluted cities globally. This is an outstanding statement on the health of our nation, which is a signatory to the United Nations Sustainable Development Goals. अभी देखो इन्होंने क्या बोला कि जो दिल्ली एक पार्ट है लार्जर प्रॉब्लम का, गवर्नमेंट ने इसको अर्जेंटली डील करना चाहिए। और एक वेबसाइट है तो उसमें भी 84 इंडियन सिटीज आती है 100 मोस्ट सिटीज पॉल्यूटेड में से। तो ये भी एक काफी मतलब डेंजर बात है कि हमारे 100 में से 84 सिटीज आते हैं। अनहेल्दी एयर इज नोन एज known cause of debilitating chronic respiratory diseases like bronchitis, asthma. More dangerously, air pollution is also a causative factor in many non-respiratory ailments like strokes and cardiovascular accidents. Recent research shows that fine particulate matter impairs the functioning of blood vessels and speeds up the calcification of normal arteries. We are all aware of the connection between air pollution and lung cancer, but a study published in 2019 from the University of California suggested a link between air pollution and breast cancer in women living near major roads and highways. In a paper published in China in July this year, it was shown that pregnant women exposed to high levels of air pollution are at higher risk giving birth to babies with डिफॉर्मिटीज रहेगा। सेरेब्रल पाल्सी, ओके, सेरेब्रल पाल्सी मतलब क्या, छोटा सिर होता है उनका। एयर पोल्यूशन इज दस हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स ऑल सिस्टम्स एंड ऑल एजेस।
द फैक्ट दैट एयर पोल्यूशन इज नोन टू annually kill around 7 million people around the world is itself a matter of grave concern। अभी देखो इन्होंने पूरी इसमें क्या बोला है। पहली बात तो एयर का जो भी अनहेल्दी एयर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, स्ट्रोक्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, ब्लड वेसल्स को कैल्सीफाई करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने का चालू करते हैं काम ये। लंग कैंसर तो होता ही होता है, प्लस ब्रेस्ट कैंसर भी होता है वुमेन में। तो ये जो इम्पैक्ट है अनहेल्दी एयर के, तो वो आप लिख सकते हो हर एक एज वाइज। आप क्या करो अभी हर एक के एज वाइज, अभी बच्चों में क्या होगा, टीन एज में क्या होगा, अडल्ट में क्या होगा, ओल्ड एज में क्या, ओल्ड एज तो छोड़ ही दो, और वुमेन में क्या होगा, अलग अलग सेक्टर्स को अगर कवर कर लिया आपने, इम्पैक्ट अगर पूछ लिया कि अनहेल्दी एयर का क्या होगा, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। Unfortunately, as Indians, we believe that maintaining health and taking care of ourselves in times of illness is a personal matter unrelated to political agendas, policies, or commitments. We grow up wrongly believing that the state has no role in our health. The state is considered and so becomes a bystander in the process of citizens' health delivery. The lack of remedial measures of air pollution we are witnessing is an outcome of the state's nonchalance about public health। अब ये बोल रहे स्टेट को ब्लेम कर रहे कि भाई स्टेट ने भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। भले इलनेस हमारा पर्सनल मैटर है, पर पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिसीज भी तो नहीं है ना, उससे रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी हम इतना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा लेना चाहिए स्टेट ने। द कॉज ऑफ दिस इंटेंस एयर पोल्यूशन इज मल्टी फंक्शन मल्टी फैक्टोरियल। अभी इसके कॉजेस क्या रहेंगे? एज प्रिविलेज्ड एजुकेटेड सिटीजंस वी मे असोच और गिल्ट एंड पॉइंट टू द फार्मर्स ऑफ द हरियाणा एंड पंजाब फॉर बर्निंग स्टबल। अभी हम मेजरली तो दूसरे पर ब्लेम गेम ही चालू करते हैं। तो अभी पहला रीजन बोल रहे कि ये ज्यादातर तो हमारा गिल्ट वगैरह जो साइड में रख के हम सीधा पॉइंट करेंगे कि फार्मर्स जो है हरियाणा वो है वैसे एज अ मेन कॉज ऑफ वेल लाइक cloud of pollution, but it is now well established that factory pollution, vehicle emission, thermal power plant in and around Delhi, and other non-renewable energy outputs contribute far more to the pollution। ये तो है ही, प्लस ये भी आते हैं, ठीक है, फैक्ट्री पोल्यूशन, वेल ये सब बाकी के पोल्यूशन। इवन वर्स इज द पॉलिटिकल ब्लेम गेम बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन दिस रिगार्ड। अब ये भी पॉलिटिकल ब्लेम गेम करते हैं, सेंटर कुछ नहीं कर रहा, स्टेट ने कुछ कर रहा। The remedial approach to this massive problem lies in learning from others। At the beginning of the century, Beijing was one of the most populated cities in the world। By 2014, Beijing had brought down air pollution by around 60 to 70%। मतलब ये पहले वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज माना जाता था बीजिंग, पर सीधा 60-70% उन्होंने कम किया। इट्स multi-pronged strategy included liaising with medical and public health researchers, control of vehicular emissions, legislation which was strictly implemented, and end of pipe methods and public and media awareness strategies। देखो इन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से, हम भी कर सकते हैं। अभी वो कितना हमारे पास पॉलिटिकल विल है, प्लस पब्लिक का भी विल है, पब्लिक तो पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी फिर। तो इन्होंने क्या किया फिर, एक तो मेडिकल और पब्लिक हेल्थ रिसर्चेस बढ़ाए इन्होंने, व्हीकल एमिशंस को कंट्रोल किया, जो लेजिस्लेशन है मतलब जो भी लॉज है वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किए, और एंड ऑफ पाइप मेथड मेरे हिसाब से जो व्हीकल और एमिशन की बात करें, एंड ऑफ पाइप मेथड, पब्लिक और मीडिया अवेयरनेस भी बढ़ा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिटवीन 2013 एंड 17 द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल इन बीजिंग वाज सॉ 6-fold इंक्रीज। पहली बात, अभी ये सब तो करेंगे हम, पैसा किधर से लाओगे, तो इन्होंने 6 गुना ज्यादा खर्चा किया इसमें। Controlling air pollution is thus a political commitment that the government of the day has to ensure through dedicated concrete investment strategies। Fear of the law forms an important of this study। Delhi is an unequal city। The massive gulf between the rich and the poor who share its toxic sky is all too perceptible। Air pollution has a ramification for all। The privileged and the hapless shall feel its effects, and not with too much of a gap। This level of air pollution will have a generational effect। The people of this country should realize that the commitment to their holistic welfare should be the only reliable hallmark of politicians। ठीक है। अभी गवर्नमेंट हैज अ डाटा एंड अ रोड मैप फॉर क्लीनर। द प्रॉब्लम इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। स्टेट मस्ट इंश्योर ईज ऑफ ब्रीदिंग। अभी ये बोल रहे कि भाई इंश्योर होना चाहिए। अभी हमारे पास तो रोड मैप है, वो है, सब है, पर आप ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। बिफोर वी डाइव इनटू द लेटेस्ट एयर क्वालिटी क्राइसिस besieging नॉर्थ इंडिया, नो इट्स नॉट दिल्ली अलोन। प्लीज कंसिडर द फॉलोइंग। Last month, India's policy think tank Niti Aayog repeatedly proposed that coal-fired power plants could pause the installation of flue gas desulfurization technology, which helps to cut the polluting sulfur dioxide emissions from the plants। This move, it was reported, come on the back of a report by the CSIR, National Environment are not adversely impacting air quality। Further, it has been suggested that the focus on abating particulate matter pollutants। Now, it cannot be anybody's argument that particulate matter need not be slashed as a smaller thin, then hair particles can enter the bloodstream and cause adverse impact। But the Niti Aayog's finally will mark a spectacular turnaround in the government's decade-long push to get reluctant coal plants to install expensive but crucial pollution abatement technology। अभी पोल्यूशन अबेटमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है हमारा। अभी देखो, एक तो है सल्फर डाइऑक्साइड का कम करने के लिए प्लांट्स लगाते हो,
तो डीसल्फराइजेशन, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। Niti Aayog's proposal is emblematic of the government's failure to cut down air pollution, not just in Delhi and NCR, but most of North India and other critical polluted. Installation and implementation FGD in thermal plants is one of the stated goals under the National Clean Air Program. अभी जो थर्मल प्लांट्स में रहते हैं तो वो FGD, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन लगा सकते हैं हम, ताकि एयर पोल्यूशन है थोड़ा सा तो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा वैसे। The government's flagship to slash the level of particulate matter 10 by up to 40% by 2025-26। हमारा एक गोल है कि भाई इतना परसेंट तो भी कम होना चाहिए। Government's move raises questions about the tardiness in implementing pollution abatement technologies for important energy assets necessary for energy for all the and lack of consistency and transparency on such a serious issue. ठीक है, देखते गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ज्यादा ही कर रही है। Let us consider some more data. India is the world's biggest emitter of SO2. As per independent reports, and the gas reacts with dust and other pollutants to form particulate matter. And analysis by the Center for Research on Energy and Clean Air said last week, इतना pollution इतना निकल रहा है, हमारा 10 गुना ज्यादा है, 240 गुना ज्यादा है। पैडी स्टबल बर्निंग से ही आता है, which causes seasonal spike in air pollution. Since 2015, when the Union Ministry of Environment, Forest, Climate Change ordered coal-fired plants to abide by stricter emission norms. Installation भी चल रहा है हमारा. This brings to some question: Is the government willing to make tougher and urgent decisions to address air pollution? Does the government see the early decision one ease of doing business policy? One of the key pillars of this was that the government called streamlining of environmental regulation, quicker permits, increased self-regulation, more exemptions. Perhaps it's time for government to start an ease of breathing index. India's journey to be counted as one of the developed nations can be traversed. ठीक है, ये मोटा मोटा तौर पर तो इतना बोल रहे हैं. To clean the air, there are no band-aid solutions or will tell your instant electoral dividends to the political class. Government though has a responsibility to those people, it owes them ease of breathing. तो ease of doing business के तो ease of breathing भी करना चाहिए गवर्नमेंट ने. मोटा मोटा तौर पर तो वही बोल रहे हैं. पहला वाला आर्टिकल ज्यादा मतलब अच्छा था एज कम्पेयर टू सेकंड. एक्सप्लेन में कुछ नहीं है दूसरा ना. ग्लोबल अलायंस देखते हैं अभी. व्हाट इज ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च्ड एट ब्राजील G20. G20 summit, Rio de Janeiro. The G20 Leaders Summit held in Rio de Janeiro, Brazil, was headlined by the official launch of the Global Alliance Against Hunger and Poverty, henceforth the Alliance. One of the main initiatives championed by Brazil during its G20 presidency in 2024, the initiative will serve as a platform for connecting countries in need of assistance with public policy targeted towards eradicating hunger and poverty with partners willing to offer expertise or financial support and urgent need. In 2015, all 193 UN member states adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development Goal, which aimed to, among other things, and end poverty and hunger, achieve food security, improve nutrition by 2030. बट द कोविड-19, अभी देखो, पहले तो इन्होंने बोला कि भाई जो G20 समिट थी रियो डी जेनेरो ब्राजील में हो गई थी, तो उन्होंने हेडलाइन मतलब एक ऑफिशियल लॉन्च किया कि हमें हंगर और पॉवर्टी को खत्म करना है. और मेन इनिशिएटिव क्या था इसमें कि एक प्लेटफॉर्म बनेगा, कनेक्टिंग करेगा, कंट्रीज को कनेक्ट करेगा और पब्लिक पॉलिसीज टारगेट करेंगे कि हम कैसे हंगर और पॉवर्टी को खत्म करें. और उसके साथ साथ हमें एक्सपर्टीज भी चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी. तो एक अर्जेंट नीड थी, इसलिए हमने 2030 का जो एजेंडा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो एक्सेप्ट किया सभी कंट्रीज ने, यूएन मेंबर स्टेट्स ने, ताकि हम एंड कर सकते हैं पॉवर्टी और हंगर और अचीव करें फूड सिक्योरिटी और इम्प्रूव न्यूट्रिशन बाय 2030. But the COVID-19 pandemic led to significant reversals in the progress made towards these ends, as extreme poverty rose and nutrition standards fell, especially in global south. The uneven economic recovery since, along with a rise in global conflicts and the harmful impacts of climate change, have further weakened the fight against hunger and poverty. As things stand, progress is too slow to meet the 2030 targets. हमारी प्रोग्रेस थोड़ी बहुत स्लो है, इसलिए हम जो टारगेट हमने एम किया है तो हार्डली कुछ मेट होगा. Current projections indicate that 622 million people live below the extreme poverty line of $2.15 per day by 2030, double the target level. If current trends persist, 582 million of people will live in hunger by 2030 approximately. तभी बड़ा आंकड़ा ही है, as a same number as in 2015. It is in this context that Brazil chose to launch alliance during its G20 presidency. Speaking during the launch, Brazil president said, "I attended the first G20 leaders. Starting to see that the world is even worse off.
We have the highest number of armed conflicts since World War II and the highest number of forced displacement ever recorded. Extreme weather events, social, racial, gender inequalities are deepening in the wake of pandemic that has claimed more than 15 million lives. Ultimate symbol of our collective tragedy is hunger and poverty. How alliance will function? अभी ये कैसे करेंगे? According to Lula, 81 countries, 26 international organizations, 9 financial institutions, 31 philanthropic foundation, non-governmental organization, सभी ने ज्वाइन किया अलायंस। ये चलो अच्छी बात है। सब जब तक मिलते नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। द अलायंस विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज टू सपोर्ट ईच अदर्स पब्लिक पॉलिसी एम्ड एट इरेडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी। According to fact sheet released by the alliance, any member country can access proven best practices from other members and identify potential partners willing to assist in the development of its own national model। देखो इसमें एक बढ़िया बात की कि जो भी मेंबर कंट्री है उनको लगा कि भाई ये जो कंट्री उसके अच्छे प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं तो वो कंट्री उसके जो भी प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट करके आइडेंटिफाई करके वो अपने अपने नेशनल मॉडल में लगा सकते हैं। Assistance may be in the form of technical expertise or financial support. The alliance had been identified as an evidence-based policy basket, which comprises more than 50 policy instruments that member countries can avail support for. Of particular importance are the 6 sprints 2030 high impact areas which will see target oriented initiatives catering to the most vulnerable। इसमें क्या क्या आता है? 6 कौन से स्कूल मिल्स, कैश ट्रांसफर, स्मॉल होल्डर एंड फैमिली प्लानिंग सपोर्ट प्रोग्राम, सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड मैटरनल अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशंस एंड वाटर एक्सेस solutions। Unlike many initiatives, the Alliance does not boast an exclusive fund. Rather, it envisions playing a matchmaking role, connecting countries in need with motivated donors and technical support. $2 to $3 million required annually for its operation will come from member countries and institutions such as FAO, UNICEF, and World Bank। Alliance may be headquartered in। इसको क्या हो गया अचानक? मैंने तो जूम भी नहीं किया। अच्छा, बैटरी लो है। हेडक्वार्टर होगा ब्राजीलिया में और ऑफिस रहेगा FAO का हेडक्वार्टर रोम में। मतलब मोटा मोटा तौर पर बस ऊपर ऊपर की बातें की है उन्होंने कि भाई इतना इतना प्रॉब्लम है, ये है, हमें ये करना चाहिए और ये अलायंस जरूरी है, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही चाहिए। RBI governance stable and bedrock for sustainable growth। Why US court filings SCC closed disclosure are far more serious than the Hindenburg bribery scheme to hacken power of running shares plunge up to 20%। 344 coffee Scottish UK most expensive cup। ICBM after being hit with US missiles। ICBM क्या मतलब? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हो गया, ये मोटा मोटा तौर पर किया हमने। अभी फार्मर्स का देखते हैं। चलिए, आज के आर्टिकल काफी मतलब ठीक ठाक लग रहे पहले से। तो पिछले सैटरडे तो कुछ था ही नहीं। ऑन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट न्यू आइडियाज एंड सोल्यूशन देखते हैं। ट्रस्ट द फार्मर्स। ठीक है, देखते हैं। ट्रस्ट तो हमारा है और ट्रस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। 6 months into the government's third momentum term, there has been no big bang announcement, thankfully, for an policy reform, sadly, around agriculture. This is not due to lack of good intentions or courage. Both are present in ample measure in the government. It is presumably because this government is grappling for ideas. Take, for example, its decade-long dilemma on allowing new biotech crops or rhetoric on natural farming sans adequate funding per support. The contradictions and confusion have the scientific community almost at their wits' end. The key to good leadership is not only in choosing the problems to solve, it is also guided by the ability to recognize what problems to live with. The government has been politically correct in identifying food inflation and trying to keep it under control. In doing so, it has chosen electoral prudence over the interest of 40% of India's population, those dependent on agriculture. This misplaced priority exists because of two factors. One, economics remain obstinate, refusing to change even as it has not delivered an alternative concept of conceiving progress. Two, myopic vision of political parties which face national or state elections every few months. If history has a lesson, it is what that we don't learn from it। देखो इन्होंने इतने इसमें क्या बोला है अभी। एक तो बोल रहे कि गवर्नमेंट की बात कर रहे कि गवर्नमेंट ने अच्छे खासे टैकल किए हैं, पर कुछ कुछ इनको समझ में आना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम्स को हमें अभी काउंटर करना है और कौन से प्रॉब्लम्स को बाद में लेके चल सकते हैं हम। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी क्या है, जैसे कि कोई कोई बायोटेक क्रॉप्स का अलाउ करना, नेचुरल फार्मिंग करना।
तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने अच्छा सा किया है, पर अभी कुछ कुछ जरूरी है। और इवन फूड इन्फ्लेशन को आइडेंटिफाई किया, कंट्रोल में रखा है। Today, fewer people are asking uncomfortable questions or advocating contrary narratives, without which the government is staring in the mirror and loving the reflection, but wanting to believe something does not make it true. People have an appetite for narratives, and the BJP, which used to set the agenda as of late, been facing our writer's block. It should be worried on all counts. ठीक है, union ministers are inaccessible. This means they lose out on opportunities to be dissuaded from the mistakes of their predecessors and find out of the box ideas on improving governance and delivery. It seems that ministers believe that it is their prerogative to ignore requests by farmers organization. It is not. Despite many good initiatives, the government has not been able to win the hearts of the farming community, and it is not difficult to fathom why. अभी गवर्नमेंट ने तो इनिशिएटिव लिए हैं, पर गवर्नमेंट अभी तक फार्मिंग कम्युनिटी के दिल नहीं जीत पा रही है। अभी देखते क्यों। इवन क्यूरियस लिसनिंग कैन हेल्प अवॉइड पॉलिसी फेलियर्स। टेक फॉर एग्जांपल द मच हाइप्ड एडवर्टाइज्ड नैनो यूरिया। नैनो यूरिया की बात करें, फार्मर्स रिजेक्टेड इट आउटराइट इन एन ऑब्जेक्ट acknowledgement of failure. The manufacturers have slightly increased the nitrogen content in the nano urea by an astonishing 400%. The government funded agriculture industry still refused to endorse it. It seems to be a fit case for a class action lawsuit against the manufacturers for false claims that productivity increases by using nano urea. Similarly, post-election, the ICAR released 109 climate-resilient seed varieties to boost farm yield and nutrition. Scientists tell this author they would be surprised even if five were commercially adopted, like the Pusa decomposer drone disease program. These stories sound nice, but let alone impress. Alone, मतलब ये किधर लेके जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये प्रॉब्लम भी बता रहे, थोड़ा बहुत सोल्यूशन भी बता रहे, फिर प्रॉब्लम बता रहे। नन ऑफ दिस विल even leave an impression. What does leave an impression is the shortage of DAP fertilizers, late lifting of paddy, or farmers being forced to buy nano urea to obtain bags of subsidized fertilizers. The political masters cannot be cognizant of this sacrilegious breach of trust. देखो, एक तरफ बोल रहे हैं कि नैनो का भी रेट बढ़ा दिया, इधर सब्सिडाइज रेट पे भी फर्टिलाइजर दे रहे, तो अभी ये करे तो करे क्या फिर। Politicians should realize that solutions are not monopoly of those class to the power center, international consistency firms, or NGOs fronting for business. Experience teaches one that those who do not work in or with other government have the most ideas to offer. The key challenge is how to get their opinion on the table. Not receiving feedback or new ideas from the ground leads to flawed policies and lack of delivery and consequently lack of trust. Trust is the most critical prerequisite, whether it be for crop diversification, stubble burning, implementing farm reforms, winning elections. अब trust पे आ रही, ठीक है। It takes a long time to cultivate trust. There is a tendency to either underestimate the value of generating trust or the time required. It is equally unambiguous that, like scarcities in agricultural commodities, trust is short-lived and just as gluten commodities. As long as so is distrust. If the government wants to be trusted by farmers, it must start to trust the farmers and remember that it can only harvest what is it has sown. ठीक है, मतलब अभी ये पूरा जो लास्ट के 2-3 पैराग्राफ है वो पूरा ट्रस्ट की बात की है कि जब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, तो आपको अगर ट्रस्ट करना है फार्मर्स पर, तो पहले आपको फार्मर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, फिर फार्मर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर। अभी उसके लिए टाइम लग सकता है, और अभी तक फार्मर्स डिस्ट्रस्ट में ही थे। ठीक है, डिस्ट्रस्ट में ही थे, तो अभी ये ट्रस्ट में कन्वर्ट करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगा मुझे, पर ठीक है, कुछ कुछ बोल रहे कि करना चाहिए, पर इतना नहीं कि यूपीएससी के मेंस में हम लिख पाए। और देखते हैं कुछ है क्या। मेरे हिसाब से तो हो गया ऑलमोस्ट, 2 पेजेस में अच्छा खासा आया था कंटेंट। आंध्र गवर्नमेंट स्क्रैप टू चाइल्ड रूल फॉर कंटेस्टिंग लोकल बायो बॉडी बाय पॉल्स। अभी वही प्रॉब्लम है, डिलिमिटेशन कमीशन। इतना कंट्रोल किया पॉपुलेशन और आप ये सिला दे रहे हो, आप तो फिर अच्छा नहीं है ना। स्पेस शुड बी सब्जेक्ट्स ऑफ कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट। ओम बिरला एट टू ओपन कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम एट ऑफ चिंतन यूनिवर्सिटी। ममता विल नॉट टॉलरेट करप्शन, विल रिशफल सीआईडी। ठीक है। हाँ, सांगली हैज क्लीनेस्ट एयर इन महाराष्ट्र। मालेगांव जलगांव आर द मोस्ट पोल्यूटेड। सीरियसली, मैं तो अभी जलगांव में हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है इतना। सबसे पोल्यूटेड जलगांव है, लगा नहीं था।
टाटा मोटर्स क्या शेयर आ रही है? अच्छा, नंबर है। ना कुछ है नहीं। पुणे का सबसे ज्यादा हुआ है टर्नआउट। ठीक है, हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं फिर। चलिए फिर मिलते हैं।